हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। क्या आप लोगों की बोर्ड्स की डेटशीट आ चुकी है और आप लोग वरीड हैं कि किस तरह से प्रिपरेशन की जाए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की? तो जी हाँ, आज की क्लास हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो क्लास 12th के अंदर है और इकोनॉमिक्स उसका सब्जेक्ट है, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं हर एक टॉपिक की वेटेज। जी हाँ, क्यों वेटेज समझना इसलिए जरूरी है ताकि हमें एक ओवरव्यू मिल सके कि कौन कौन से टॉपिक है जो हमें सबसे पहले करने चाहिए एग्जाम के अंदर। तो ये स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आप लोगों का बेसिकली सिलेबस क्या है, और सिलेबस समझने से पहले ये भी समझेंगे कि वेटेज क्या है। राइट, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं और वेटेज के अकॉर्डिंग हमें चीजों के ऊपर क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो दो पार्ट्स के अंदर बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की बात करते हैं तो टोटल पार्ट ए के अंदर आप लोगों को पता है 40 मार्क्स का पेपर आता है, और पार्ट बी जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है उसके अंदर आपको 40 मार्क्स का जो है वो पेपर देखने को मिलता है। तो टोटल 80 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, जिसका आंसर आप लोगों को 3 घंटे के अंदर करना होता है। तो अगर सबसे पहले यूनिट की बात की जाए, जो पार्ट ए है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आप लोगों के लिए। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों बोल रहा हूं आप लोगों के लिए ये, क्योंकि सर यहां से आपको 10 मार्क्स का पेपर देखने के लिए मिलने वाला है, और 10 मार्क्स 40 में से 10 मार्क्स की कवरेज, यानी कि 1/4 25% जो आपका पोर्शन है वो नेशनल इनकम से आता है। तो नेशनल इनकम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि इसके अंदर 1 मार्कर क्वेश्चन भी आते हैं, इसके अंदर 6 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और 6 मार्कर क्वेश्चन जो आपका जनरली आता है वो आप लोगों को पता है कहां से आता है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम की नेशनल इनकम को कैसे कंप्यूट किया जा सकता है, जिसके अंदर हम 3 मेथड्स की बात करते हैं। आपका सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड आता है, दूसरा आपका इनकम मेथड आता है, और तीसरा आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड है। तो इन तीनों मेथड्स की बात की जाती है इसके अंदर। तो यहां से 6 मार्कर क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, 1 मार्कर क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन भी आ जाता है, 4 मार्कर क्वेश्चन भी आता है, और 6 मार्कर क्वेश्चन भी आता है। तो ये यूनिट आप लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पर करनी है, आसान यूनिट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्कोरिंग यूनिट है। अगर आप लोग बिल्कुल सही कर देते हैं तो आपके मार्क्स कोई भी टीचर डिडक्ट नहीं कर सकता है। इस चीज से आप बिल्कुल सुनिश्चित हो जाइए, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल अगर आप सही तरीके से अप्रोच करते हैं उसे, तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने की प्रोबेबिलिटी वहां पर बिल्कुल खत्म हो जाती है। चलिए सर, दूसरे अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो दूसरी यूनिट है आप लोगों के पास मनी एंड बैंकिंग की, और मनी एंड बैंकिंग आपका 6 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का आपका मनी एंड बैंकिंग रहता है, सेकंड यूनिट। और मनी एंड बैंकिंग वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मनी एंड बैंकिंग की अगर बात की जाए तो मनी एंड बैंकिंग के अंदर जो हमारे पास बेसिकली आरबीआई की यहां पर बात करें तो आरबीआई, एक तो मनी क्रिएशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा आपसे सेंट्रल बैंक से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई के द्वारा लेकर आई जाती है, जिसके अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि सीआरआर है, एसएलआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, मोरल सुएशन है। राइट, ये सारे के सारी चीजें जो आप लोगों से पूछी जा सकती है, और यहां से इन्हीं टॉपिक से जनरली क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। आसान यूनिट है, आप लोगों को इस यूनिट को भी जरूर तैयार करना चाहिए अगर आप लोगों ने सोचा है कि हमें पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आने हैं। आसान यूनिट है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड यूनिट आपके पास आती है, कौन सी? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसका देखो आप वेटेज 12 मार्क्स है, यानी कि नेशनल इनकम से भी ज्यादा वेटेज कहीं ना कहीं ये रखती है। लेकिन यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये थोड़ा सा बच्चों को टॉपिक टिपिकल लगता है समझने के लिए। इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को क्या करना है अगर आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है और आप बहुत ज्यादा परेशान है कि किस तरह से इस टॉपिक को कवर किया जा सकता है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। लेकिन उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सॉल्यूशन मिले और आप कैसे इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हैं, जिस एफर्ट्स का फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। सबसे ज्यादा वेटेज रखता है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये टॉपिक। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 12 मार्क्स की वेटेज है इस टॉपिक की, यानी कि बाकी टॉपिक 28 नंबर के हैं। यानी कि आप सबसे पहले ये टॉपिक करिए, उसके बाद नेशनल इनकम करिए। अगर आप ये 2 टॉपिक कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आप 50% से ज्यादा सिलेबस मैक्रो इकोनॉमिक्स का कवर कर चुके हैं। बाकी तो छोटे मोटे से टॉपिक है सर, राइट। चलिए, अगर आपको भी इस टॉपिक में डर लगता है तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा।
थोड़ी देर में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट की बात की जाए तो गवर्नमेंट बजट के अंदर जनरली हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी की। किसकी बात करेंगे, फिस्कल पॉलिसी की बात यहां पर होगी, राइट। और फिस्कल पॉलिसी की अगर बात की जाए तो हमारा बजट इसके अंदर आता है ना। तो बजट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। तो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए बजट के अंदर क्या क्या चीजें बताई जाती है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। और ये आसान टॉपिक है, छोटे मोटे से टॉपिक है। ये टॉपिक गवर्नमेंट एंड बजट का टॉपिक हो गया आपका। उसके बाद आपका मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक हो गया। ये टॉपिक जो है बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, लेकिन अगर आप लोग 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है सर, सब कुछ करना है। लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक करें, उसके बाद नेशनल इनकम का टॉपिक करें, या फिर नेशनल इनकम पहले करें और इनकम और एम्प्लॉयमेंट करें उसके बाद। तीसरे नंबर पर आप मनी एंड बैंकिंग कर लीजिए। चौथे नंबर पर आप गवर्नमेंट बजट का जो टॉपिक है वो कर लीजिए। बाकी और भी ज्यादा अगर अच्छे तरीके से चीजों को करना है तो इसका सॉल्यूशन अभी मिलने वाला है आप लोगों को। और लास्ट इसके अंदर टॉपिक आता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और जनरली बैलेंस ऑफ पेमेंट से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जनरली 3 टाइप के अकाउंट्स की बात होती है। और बेसिकली अगर बात करें तो 2 टाइप के अकाउंट्स आते हैं। एक करंट अकाउंट आता है आपके पास, एक आपके पास कैपिटल अकाउंट आता है, और दूसरा आपके पास ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट आता है, राइट। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछता है कि ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स, राइट। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार आपको निकालने को दे दिया जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट का जो है वो बैलेंस निकाल के दिखाओ, या फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल कर दिखाओ। तो आपको उसके पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स जो है बहुत अच्छे से आने चाहिए। यहाँ पर न्यूमेरिकल प्लस बेसिक क्वेश्चन, बेसिक थ्योरी जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। चलिए, तो ये तो रहा हमारा किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन। अब बात करते हैं आप लोगों की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो यहां पर आपका पार्ट बी है और 40 मार्क्स का ये वाला पोर्शन भी आप लोगों का आता है। और सबसे पहले बात की जाती है तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, राइट। तो यहां पर देखो कितने मार्क्स का, ये 12 मार्क्स की वेटेज है इस चैप्टर की। कितने मार्क्स की वेटेज है इसकी, 12 मार्क्स की वेटेज है। और 12 मार्क्स की वेटेज के अंदर तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 1947 यानी कि जब इंडिया आजाद होता है, राइट। ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर कंट्रोल करके जाते हैं, इंडिया को छोड़कर जाते हैं, से लेकर 1991 तक, यानी कि जब तक आपके एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं आ जाते हैं वो आएंगे। उसके बाद आपके गोल्स, 5 ईयर गोल्स का टॉपिक यहाँ पर रहेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल शुरू से करिए। शुरू से क्यों करिए, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स आपस में रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब आप इनको एक साथ करेंगे तो एक साथ करने की वजह से क्या होगा, आपको एक बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप इस पूरी की पूरी यूनिट को एक स्टोरी के तौर पर क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका भी सोल्यूशन आपको बता देता हूँ कि कहाँ से ये पूरी स्टोरी आप लोगों को मिलने वाली है। और बहुत अच्छे से अगर आप लोगों को करना है तो इसका भी सॉल्यूशन मेरे द्वारा आप लोगों को बता दिया जाएगा, राइट। कहां पर है इसका सॉल्यूशन और कैसे देख सकते हैं। इसको समझने की बात की जाती है बेटा यहां पर कि किस तरह से इसको समझा जा सकता है। सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। अभी प्रेजेंट में क्या क्या चैलेंजेस है जो इंडियन इकोनॉमी को फेस कर रहे हैं, जैसे कि पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, रूरल डेवलपमेंट की बात की जाती है, राइट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात की जाती है। ये सारे के सारे टॉपिक जो है बहुत ज्यादा डिटेल में आते हैं। और ये टॉपिक अगेन आप लोगों को समझने पड़ेंगे एक स्टोरी के फॉर्म में, लेकिन रिलेट करके पढ़िएगा, शुरू से पढ़िएगा कि 1947 से पहले क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, उसके बाद वो किस तरह से रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं और रिसोर्सेज को आगे लेकर जाते हैं। उसके बाद 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो भारत की क्या प्रायोरिटीज़ रहती है, भारत किन किन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्या करता है, काम करता है, और उसके बाद आगे चलकर वो किस तरह से एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आता है, क्या जरूरत पड़ती है एलपीजी रिफॉर्म्स को लेकर आने की। और अभी अगर बात की जाए तो करंट में क्या क्या सिनेरियोज हैं, किन किन सिनेरियोज के ऊपर इंडियन को ध्यान देना चाहिए या फिर इंडियन गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, उससे रिलेटेड बात यहां पर की जाती है। तो ये सारे टॉपिक स्टोरी के फॉर्म में पढ़े जाएं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यहां पर मैं आप लोगों को ये नहीं बोल सकता कि आप ये टॉपिक पहले पढ़ लीजिए या फिर ये टॉपिक बाद में करिए। यहां पर सारे टॉपिक आपको 1 बाय 1 करने होंगे। लेकिन मैक्रो में ऐसा किया जा सकता है कि अगर आप पहले नेशनल इनकम कर रहे हैं तो उसके बाद आप इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक कर लीजिए, फिर मनी एंड बैंकिंग कर लीजिए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपको कंटिन्यूटी के साथ ये टॉपिक करने चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि ज्यादा मार्क्स आप लोग स्कोर यहां पर कर सके। 20 मार्क्स का टॉपिक है पूरा का पूरा आप लोग का रहता है। और लास्ट आपका कंपैरिजन, यानी कि कंपैरिजन किया जाता है। और
डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद द नेबर, और 8 मार्क्स का ये टॉपिक है। तो देखो भैया क्या होता है, हम यहां पर इस टॉपिक के अंदर क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इंडिया का कंपैरिजन होगा पाकिस्तान के साथ, इंडिया का कंपैरिजन होगा चाइना के साथ। और कंपैरिजन क्यों किया जाता है, क्योंकि सर इंडिया भी आजाद हुआ था 1947 के अंदर, पाकिस्तान भी आजाद होता है 1947 के अंदर, लेकिन जो चाइना है, चाइना 1952 के अंदर डेवलप होता है, यानी 1952 के बाद आजाद होता है। तो अगर मैं बात करता हूं तो दोनों या तीनों कंट्रीज जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ही क्या हुई है बेटा, आजाद हुई है, डिपेंडेंस हुई है, इंडिपेंडेंट हुई है। लेकिन उसके बावजूद अगर आज देखा जाए तो तीनों की तीनों जो इकोनॉमिक पावर निकल कर आई है, इकोनॉमिक पावर जो बनकर आई है, उसके अंदर डिफरेंट आप लोगों को वेरिएशंस देखने को मिलेगी। जबकि आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा जब आप पढ़ोगे कि चाइना 1980 तक इंडिया से आगे था, इंडिया से बहुत आगे था चाइना 1980 तक, राइट। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि चाइना जो हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान बहुत आगे था इंडिया से 1980 तक, लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि पाकिस्तान जो है वो इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाया, जबकि इंडिया ने बहुत अच्छी ग्रोथ करी। लेकिन ऐसी क्या कमियां रही कि हमारा चाइना बहुत आगे निकल गया इंडिया से, लेकिन इंडिया चाइना से पीछे रह गया। तो वहां पर कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या रीजन रहा। अभी अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो चाइना की जो हमारी पाकिस्तान है उसकी जो इकोनॉमी है वो मात्र 0.9 ट्रिलियन डॉलर्स की है। वहीं पर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की 10-11 गुना ज्यादा इकोनॉमी है उसकी, और अगर इंडिया के कंपैरिजन में अगर चाइना को देखा जाए तो उसकी तो और भी ज्यादा इकोनॉमी, राइट, डेवलप्ड इकोनॉमी है। क्या रीजन रहे उसके, क्या कारण है जो इंडिया ज्यादा बेहतर नहीं कर पाया। चलिए, तो ये टॉपिक जब आप लोग सारे कर लेंगे तो इसके बाद आपका जो टोटल मार्क्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके 40 मार्क्स। और आपका सॉल्यूशन जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि आपको यहां पर इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा। सॉल्यूशन क्या है कि मेरे द्वारा सारी की सारी वीडियोस, यानी कि 1 शॉट वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कर दी गई हैं हर एक चैप्टर की कॉमर्स अड्डा चैनल के ऊपर। जी हाँ, इसी चैनल के ऊपर सारी की सारी 1 शॉट वीडियोस जो है वो डाल दी गई है मेरे द्वारा, और आप जाकर उन वीडियोस को 1 बाय 1 पकड़िए और 1 बाय 1 करके सारी की सारी वीडियोस को करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाए। जैसे कि यहां पर आप देखिए, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट की पहली वीडियो है, उसके बाद मनी की दूसरी वीडियो है, बैंकिंग की तीसरी वीडियो, एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है हमारी चौथी वीडियो है, एग्रीगेट सप्लाई और रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उसका शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, गवर्नमेंट बजट, और उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सारे के सारे टॉपिक आप लोगों को एक ही प्लेलिस्ट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे इस चैनल के ऊपर, राइट। ये तो होगी बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात। और अगर मैं बात करता हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये हमारी एक 1 शॉट वीडियो रही है, जहां पर मैंने पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शॉर्ट प्रिसाइज तरीके से बताने का प्रयास किया है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1991, इसका 1 शॉट है। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 से आए उसकी बात है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात इसके अंदर की गई है। इकोनॉमिक रूरल डेवलपमेंट की बात यहां पर की गई है। ग्रोथ इन्फॉर्मेशन अदर इश्यूज का टॉपिक, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक, और कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर्स, यानी कि उसके नेबर के साथ क्या कंपैरेटिव एडवांटेजेस रहे या फिर क्या कंपैरिजन किया जा सकता है, उसकी वीडियोस भी आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही साथ में इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ रोज रात को 8 बजे लाइव सेशन लेकर आता हूं, जहां पर मैं आप लोगों के साथ चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने का कोशिश करता हूं। चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए प्रिंस ठाकुर आपसे कहता है जय हिंद।